बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने पढ़ा था करारदाद पाकिस्तान 1940। करारदाद पाकिस्तान में जो करारदाद मंजूर हुई थी, मौलवी फजल हक ने करारदाद पेश की थी, जिसमें ये कहा गया कि वो इलाके जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत बना दी जाए। और चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम तजवीज़ किया था इस रियासत का। उसके बाद जब ये नाम तजवीज़ हुआ तो जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया था, गली मोहल्लों, गांव, शहर, हर जगह पे पाकिस्तान जिंदाबाद, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे गूंजने लगे। और ये मुसलसल लोग, बच्चे, बड़े, स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स और नौजवान गली कुचों मोहल्लों में उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान के लिए कैंपेन चलाना शुरू कर दी। उन्होंने उन लोगों तक वो पहुँचे, मुसलमानों तक, जिन्हें जो करारदाद पाकिस्तान जब मंजूर हुई थी नहीं आए थे। इसमें हरावल दस्ते का किरदार जो अदा किया गया वो नौजवानों की तरफ से किया गया। सबसे ज़्यादा नौजवानों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। और इसके साथ साथ हमारे उस वक्त की ख़वातीन, जिन्हें बात समझ आ गई और उन्होंने बाकायदा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पे एतमाद का इजहार करते हुए पाकिस्तान के क़याम की कोशिशों में भरपूर साथ दिया। इनमें एक बड़ा नाम आता है मौलाना शौकत अली ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वालदा मोहतरमा, जिनको बी अम्मा के नाम से याद किया जाता है। इन्होंने बहुत बड़ा किरदार था इनका। इसके साथ साथ बेगम राना लियाकत अली ख़ान, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, जिन्होंने दिन और रात कर दिया अपने भाई की मदद करने में, उनका साथ देने में। जहाँ भी इजलास या जलसा हुआ करता था, मीटिंग हुआ करती थी, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना अपने भाई के साथ खड़ी हुआ करती थी। ये वो ख़वातीन थीं जिन्होंने हरावल दस्ते का किरदार अदा किया था। और इन्होंने मुस्लिम लीग ख़ातून विंग, लेडीज़ विंग को मजबूत किया और जिन्होंने आगे चल के पाकिस्तान की जद्दोजहद में एक किरदार अपना अदा किया। इसी किरदार की रोशनी में करारदाद पाकिस्तान मंजूर होने के बाद सन 1942 में ताजे बरतानिया के तहत कुछ आइनी और दस्तूरी तजावीज़ लेकर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, जिसको क्रिप्स मिशन का नाम दिया गया। 23 मार्च 1942 को एक मिशन जो हिंदुस्तान आया था, उस मिशन ने कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हिंदुस्तान की दीगर अक़लियती जमातों से अपनी तजावीज़ पर बातचीत की। एक हफ़्ते की बातचीत के बाद सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने 29 मार्च 1942 को अपनी तजावीज़ का ऐलान किया। जो वो तजावीज़ क्या थी? नंबर 1, दूसरी जंग अज़ीम के ख़ात्मे पर हिंदुस्तान के लिए एक दस्तूर साज असम्बली तश्कील दी जाएगी। यानी जैसे ही दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हो जाएगी तो एक नई असम्बली बनाई जाएगी जो कानून बनाएगी, किसके लिए? हिंदुस्तान के लिए, जो मुल्क के लिए दस्तूर तैयार करेगी। लेकिन जंग के दौरान हिंदुस्तान पर बरतानिया का कब्ज़ा रहेगा। जब तक जंग चलती रहेगी उस दौरान बरतानिया पे जो हुकूमत करेगी, बरतानिया जो है वो हिंदुस्तान पे अपनी हुकूमत कायम रखेगा। ये वो मिशन था जो आगे चल के
आज़ादी हिंद का परवाना बना। नंबर 2 पे इन्होंने कहा इस इन्हीं तजावीज़ के अंदर कि वफाकी दस्तूर में किसी भी आइनी सूबे या वफाकी की रियासत को ये हक़ दिया जाएगा कि वो 10 साल बाद बतौर वफाकी इकाई अलहदगी अख्तियार कर ले, और जो इकाइयाँ अलहदगी अख्तियार कर लेंगी वो अपना वफाक बना सकेंगी। इस तजवीज़ में दूसरी तजवीज़ ये थी कि अगर कोई सूबा चाहता है कि वो ख़ुद मुख्तार होना चाहता है या अलहदा होना चाहता है तो 10 साल के बाद वो अपनी अलहदगी का ऐलान कर सकता है और अपनी अलग से हुकूमत भी वो तश्कील दे सकता है। इसके बाद एक तजवीज़ उनकी थी कि मुजव्वज़ा दस्तूर वफाकी तर्ज का होगा। जो दस्तूर उसमें राइज किया जाएगा इस वक्त 1942 के बाद जो दस्तूर बनाया जाएगा, जंग अज़ीम ख़त्म होने के बाद जो हुकूमत बनेगी उसमें जो दस्तूर बनाया जाएगा वो वफाकी तर्ज़ हुकूमत का होगा। मैंने जैसे आपको कहा था वफाकी तर्ज़ हुकूमत जब होती है तो तमाम जो दारो ताकत का जो दारो मदार होता है वो वफाक के अंदर होता है, वो सेंटर के अंदर होता है। वो गवर्नर या उस वक़्त का सदर या जो भी आप उस मुंतखब किया जाएगा वो तमाम के तमाम अख्तियारात उनके पास होते हैं। मुजव्वज़ा दस्तूर वफाकी तर्ज का होगा जिसमें तमाम सूबे और रियासतें शरीक होंगी। हिंदुस्तान में जितनी भी रियासतें थीं, छोटी छोटी रियासतें थीं, जिनमें बलूचिस्तान से लेकर बंगाल तक जितनी भी रियासतें थीं, सब पे ये लाजिम था कि वो उस वफाकी हुकूमत का हिस्सा बने। वफाकी इकाई लेकिन इन तजावीज़ को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने नामंजूर कर दिया। दोनों ने इन तजावीज़ को ना माना। उसकी वजह क्या थी? इनको मानने का मतलब ये था कि हम बरतानिया के ही ग़ुलाम रहें, और जो ये दोनों जमातें नहीं चाहती थीं कि बरतानिया के तसल्लुत के अंदर रह के हम हुकूमत बनाएं। क्यों? उसकी वजह ये थी कि तमाम के तमाम मशवरे, तमाम के तमाम तजावीज़ ताज बरतानिया के तहत ही हिंदुस्तान में आनी थी। वो आज़ाद नहीं थे, वो ख़ुद मुख्तार नहीं रह सकती थी वो हुकूमतें। कांग्रेस ने इसलिए इसको तस्लीम नहीं किया कि इसमें हिंदुस्तान की तकसीम की तजवीज़ थी। कांग्रेस ने इसको क्यों तस्लीम नहीं किया? कि यहाँ हिंदुस्तान को तकसीम किया जा रहा था, क्योंकि इसके अंदर ये बात की गई थी कि जिन रियासतों में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है तो वहाँ मुस्लिम हुकूमतें बनाई जाएंगी, या मुसलमानों के लिए एक अलहदा अख्तियारात देकर उनकी रियासतों को अलहदा कर दिया जाएगा, या वहाँ पे अलग से एक निज़ाम चलाएंगे। और जहाँ हिंदू अक्सरियत है वहाँ हिंदुओं की हुकूमत होनी थी। अब इससे क्या हो रहा था कि हिंदुस्तान तकसीम हो रहा था, और हिंदू कभी भी नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया जाए, लिहाजा उन्होंने ये तजावीज़ नहीं मानी। और मुसलमान इस तजवीज़ को क्यों नहीं मान रहे थे? मुस्लिम लीग ने इसलिए इसको कबूल नहीं किया क्योंकि इसमें तख्लीक़ पाकिस्तान की यकीन दहानी नहीं करवाई गई थी। इसके अंदर पाकिस्तान बनाने का नहीं बोला गया था। इसमें यह कहा गया था कि जो रियासत, जो सूबा चाहता है वो अलहदा हो सकता है 10 साल के बाद। इसमें यह नहीं कहा गया था कि अलग से एक मुल्क बनाया जाएगा, लिहाजा वो मुस्लिम लीग ने भी इसको तस्लीम नहीं किया था। क्रिप्स मिशन नाकाम हो गया और हिंदुस्तान की सियासी सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती चली गई। जब ये तजावीज़ नामंजूर हुई तो 3 साल मज़ीद लगे। इन 3 साल के अंदर मुल्क की हालत मज़ीद ख़राब होती चली गई। हिंदू कभी भी नहीं चाह रहे थे कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क तश्कील दिया जाए, और मुसलमानों का मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा था कि मुसलमानों के एक अलहदा मुल्क दे दिया जाए या बना दिया जाए। अब दूसरी जंग अज़ीम के बाद लॉर्ड व्यूल हिंदुस्तान के वायसराय बने। बरे सग़ीर को मुत्तहद करने के लिए और मरकज़ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की मखलूत हुकूमत
बनाने के लिए उन्होंने जून 1945 में शिमला में तमाम बरसग़ीर की सियासी जमातों का एक इजलास बुलाया, जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी की, जबकि कांग्रेस की नुमाइंदगी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की। मौलाना आज़ाद को इस इजलास में भेजने का मकसद ये था कि दुनिया को ये पैगाम दिया जा सके कि कांग्रेस मुसलमानों की भी नुमाइंदा जमात है। ये चालबाज लोग थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को उन्होंने वहाँ भेजा, वो सिर्फ ये दिखाने के लिए, देखिए जी कांग्रेस के अंदर हिंदू के साथ साथ बाकी तमाम मज़ाहिब भी मौजूद हैं और हम तो मुसलमानों का बड़ा एहतराम करते हैं, बड़ा अदब करते हैं। हमने अपना नुमाइंदा भी एक मुसलमान को बनाकर वहाँ भेजा है। ये कॉन्फ्रेंस 25 जून 1945 को शुरू हुई और कई रोज़ तक जारी रही। लॉर्ड वेल ये चाहते थे कि 5 वज़रा मुसलमानों में से, 5 वज़रा हिंदुओं में से, 3 वज़रा दीगर अक़लियतों में से जो वहाँ पे आबाद थीं, जो सिख, ईसाई या दूसरे मज़हब के लोग थे, उनके मेंबरा, उनके भी वज़ीरों को लेकर एक हुकूमत तश्कील दे दी जाए। कांग्रेस मुसलमानों से 5 नामज़दगियों के हक़ में नहीं थी। कांग्रेस कैसे कर सकती थी कि हमारे बराबर मुसलमानों को भी हकूक़ दे दिए जाएं। वो नहीं चाहते थे कि मुस्लिम लीग से भी 5 मेंबर लिए जाएं, क्योंकि तादाद हिंदुओं की ज़्यादा थी, कांग्रेस के लोगों की ज़्यादा थी और कांग्रेस अपनी नुमाइंदगी को ज़्यादा बेहतर समझती थी, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि मुसलमानों में से भी 5 वज़ीरों को लिया जाए। तो उसका मुतालबा ये था, किसका? कांग्रेस का। क्या मुतालबा था? कि सिर्फ एक मुस्लिम वज़ीर नामज़द किया जाए और इसकी नामज़दगी भी वो ख़ुद करेंगे। कौन करेंगे? कांग्रेस के अरकान उसकी नामज़दगी करेंगे। एक मेंबर मुस्लिम होगा लेकिन उसकी नामज़दगी भी वो ख़ुद करेंगे। मतलब ये कि वो भी कांग्रेस ही का मेंबर होगा, उसको हम मुस्लिम लीग से नहीं लेंगे, जो हम चाहेंगे उसको हम वज़ीर बनाएंगे। इस पर कायद-ए-आज़म ने मुल्क में आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। फिर कायद-ए-आज़म ने कहा जी अवामी हुकूमत हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसी अबूरी हुकूमत या अवामी हुकूमत नहीं चाहिए जिसकी डोरें बरतानिया और कांग्रेस के हाथ में हों। आम इंतखाबात करवा दिए जाएं, जो जमात जीतेगी वो बरसरे इख्तिदार आ जाएगी, जिसकी नुमाइंदगी ज़्यादा होगी उसके वज़ीर ज़्यादा बन जाएंगे। ये फ़ैसला हो सके कि मुसलमानों की नुमाइंदगी का हक़ किसको है। मतलब उन्होंने ये मुतालबा इसलिए रखा था कि हमें ये तो पता चल जाए कि कांग्रेस ही मुसलमान का वज़ीर मुंतखब करेगी या हमारे पास इतनी पावर है कि हम अपना वज़ीर ख़ुद मुंतखब कर सकते हैं। लेकिन हिंदुओं और कांग्रेस के मनफी रवैये की वजह से ये कॉन्फ्रेंस भी नाकाम हो गई। लेकिन मां सिवाय कांग्रेस दीगर तमाम जमातों ने आम इंतखाबात के लिए कायद-ए-आज़म के मुतालबे की हिमायत कर दी थी। इस मौके पर अक्सर मुस्लिम उलमा ने मुस्लिम लीग की हिमायत की। इस हिमायत से मुस्लिम लीग को पावर मिली, ताकत मिली और ये हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक इंतहाई मकबूल जमात बन गई। आम इंतखाबात 1945 और 46 के बारे में हम पढ़ेंगे कि दिसंबर 1945 में मरकज़ कानून साज असम्बली के इंतखाबात हुए, कौमी असम्बली के जिसको हम बोलते हैं। मुस्लिम लीग ने क़याम पाकिस्तान के नारे पर इन इंतखाबात में हिस्सा लिया। वो जो एक नारा 1940 में लगाया था कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। उसी नारे की बुनियाद पर मुस्लिम लीग ने इलेक्शन लड़ा। मुसलमानों की अक्सरियत ने मुस्लिम लीग की भरपूर हिमायत की। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों की तमाम 30 की 30 नशस्तें जीत लीं। जो मुसलमानों की फ़िक्स नशस्तें थीं, सीटें थीं, 30 सीटें दी गई थीं, वो 30 की 30 जो सीटें थीं वो किसने जीती?
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को 72 में से 57 सीटों पे कामयाबी हुई। कांग्रेस की 72 सीटें थी। जुदागाना इंतखाबात कराए गए तो तनासब के हिसाब से मुसलमानों को उस वक्त 30 सीटें दी गई कि इन 30 सीटों पे मुसलमान इलेक्शन लड़ेंगे, कांग्रेस इलेक्शन लड़ेगी, और 72 सीटों पे कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ना था, जिसमें से 72 में से कांग्रेस को 57 सीटें मिली। सिंध, पंजाब, बंगाल में मुस्लिम लीग को वाज़ेह अक्सरियत मिली। सिंध, पंजाब और बंगाल से मुस्लिम लीग जीत गई थी। अब फरवरी 1946 में सूबाई इंतखाबात मुनक्किद हुए। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों की 495 नशस्तों में से 430 पर कामयाबी हासिल की। देखिए, इंतखाबात दो तर्ज के होते हैं। पाकिस्तान में जो अभी इंतखाब राइज हैं वो एक तो कौमी असम्बली का इंतखाब होता है, जहां मुख्तलिफ़ हलकों से मेंबर मुंतखब होकर कौमी असम्बली में पहुंचते हैं। एक सेनेट का इंतखाब होता है। सेनेट के 100 मेंबर्स होते हैं जो कानून बना रहे होते हैं। अपर लेवल पे अगर जाएं, जिसको ऐवान बाला बोला जाता है, वो सेनेट है, और जो ऐवान ज़ेरी हैं वो कौमी असम्बली है। एक कानून कौमी असम्बली में बनाया जाता है, फिर वो सेनेट के अंदर पेश किया जाता है। सेनेट से मंजूरी लेने के बाद सदर मुमलिकत उस पर साइन करते हैं मौजूदा पाकिस्तान में, और उसके बाद वो कानून लागू हो जाता है। अब जो पहले इलेक्शन हुए थे 1945 में, वो दस्तूर साज असम्बली के हुए थे। जो वो असम्बली जिसने कानून बनाना था, उसमें 30 सीटें मुस्लिम लीग को मिली थी, 57 सीटें जो है कांग्रेस को मिली थी। 1946 में आम इंतखाबात हुए। आम इंतखाबात तमाम मुल्क में हुए। इसमें 495 नशस्तें थीं जो मुसलमानों की थी। उसमें से 430 पर मुस्लिम लीग ने कामयाबी हासिल की। मुस्लिम लीग ने बंगाल में अपनी हुकूमत बनाई, लेकिन कांग्रेस की साजिशों की वजह से वो असम्बली तोड़ दी गई। कांग्रेस ने अपना हीले बहाने किए, साजिशें की, वो असम्बली ज़्यादा अरसा ना चल सकी, बिलाखिर वो असम्बली को तोड़ दिया गया। 1940 में फिर दोबारा इंतखाबात हुए। एक दफ़ा इंतखाब हुए जिसमें मुस्लिम लीग जीत गई, तो कांग्रेस को वो मंजूर नहीं था। फिर दोबारा से इंतखाबात हुए जिसमें मुस्लिम लीग ने सिंध में तमाम नशस्तें जीत लीं और अपनी हुकूमत बना ली। कांग्रेस ने पंजाब और शमाल मगरबी सरहदी सूबों में मखलूत हुकूमतें बनाई। मखलूत हुकूमत क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? मखलूत हुकूमत ऐसी हुकूमत को बोलते हैं जिसमें एक जमात की अक्सरियत नहीं होती। जैसे अभी मैं मिसाल देता हूँ आपको। कुछ अर्सा पहले एक गवर्नमेंट थी शहबाज शरीफ की, वो एक मखलूत गवर्नमेंट बनी थी जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थी, मुस्लिम लीग नवाज़ भी थी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी थी, अवामी नेशनल पार्टी भी थी, बलूचिस्तान अलायंस भी था। ये सब ने मिल के एक हुकूमत बनाई थी जिसको मखलूत हुकूमत कहा जाता है। इसी तरीके से पंजाब सरहद में कांग्रेस ने मखलूत हुकूमत बनाई, जबकि सिंध के अंदर मुस्लिम लीग ने अपनी हुकूमत कायम की थी। उसके बाद आते हैं हम लॉर्ड माउंटबेटन का एक मंसूबा आया था 3 जून को। 3 जून को लॉर्ड माउंटबेटन का मंसूबे के बारे में पढ़ेंगे। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन जो कि बरे सग़ीर के वायसराय बनकर आए थे, ये बरे सग़ीर के आखिरी वायसराय थे जिन्होंने बरे सग़ीर को मुत्तहद रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो चुके थे। अच्छा, ये वो वक्त था 1947 का साल, वो साल था जिसमें पूरे हिंदुस्तान के अंदर फसाद फैल चुका था। अब कंडीशन ये हो चुकी थी कि मुसलमान और हिंदू आपस में किसी भी सूरत इकट्ठे रह नहीं सकते थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने बड़ी कोशिश की कि हिंदू और मुसलमानों को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकते थे, कामयाब नहीं हो सके।
फिर उन्होंने 3 जून को एक मंसूबा पेश किया जिसके तहत बड़े सग़ीर की तकसीम का ऐलान कर दिया गया। जब उन्होंने देखा कि अब ये कौमें मुत्तहद एक जगह पे नहीं रह सकती, तो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक मंसूबा दिया कि हिंदुस्तान को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक बात और बताता चलूँ कि हिंदू और मुसलमान के बाद तीसरी बड़ी आबादी सिखों की थी। अगर वो उस वक्त चाहते तो वो भी एक अलहदा वतन हासिल कर सकते थे, लेकिन सिख हिंदुओं के जाल के अंदर आ गए। जो हिंदुओं ने जाल बुना उसके अंदर सिख फंस गया और सिख अपनी अलहदा रियासत का मुतालबा नहीं कर सका। अगर वो चाहते वो एक अलहदा मुल्क आज खालिस्तान के नाम से वो बना के बैठे हुए होते। आज सिखों पे हिंदुस्तान के अंदर ज़िंदगी तंग कर दी गई है। सिखों ने अपनी खालिस्तान तहरीक को जारी रखा हुआ है और वो भी एक अलहदा वतन का मुतालबा कर रहे हैं कि सिख रियासत बनाई जाए जिसको खालिस्तान के नाम से पुकारा जाए। इस वक्त तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ सिख आबादी है और जिनका हक है और उनको उनको ये हक मिलना चाहिए कि वो एक अलहदा मुल्क अपना कायम कर सकें, जिसकी रूल से इस बात का फ़ैसला किया गया। किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने ये फ़ैसला किया कि 14 अगस्त 1947 तक इक़्तिदार हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाएगा। मतलब बरतानिया 14 अगस्त 1947 को मुल्क छोड़ देगी और तमाम का तमाम इक़्तिदार हिंदुस्तान में मौजूद गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाएगा। इस कानून की मंजूरी के बाद कानून आज़ादी हिंद 1947 बनाया गया, या उसको इस कानून की मंजूरी के बाद कानून आज़ादी हिंद 1947 बना। 3 जून के मंसूबे में एक शिक ये भी रखी गई थी कि पंजाब और बंगाल की असम्बलियों के हिंदू और मुसलमान अरकान अलग अलग इजलास करवाएंगे और ये भी फ़ैसला किया कि सूबों को तकसीम कर दिया जाए तो इस तजवीज़ पर अमल किया जाएगा। मतलब ये कि 2 सूबे ऐसे थे जो बंगाल था और पंजाब था। अब इसमें आधा हिस्सा मुसलमानों की आबादी का था और आधा जो है वो हिंदुओं की आबादी का था। इसी तरह से पंजाब के अंदर आधे हिस्से पे सिख थे और हिंदू थे, आधे हिस्से पे मुसलमान थे। अब ये फ़ैसला भी किया जाना था कि इन दोनों सूबों को तकसीम कर दिया जाएगा। सूबों की हदबंदी के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा जो ये काम करेगा कि सूबों को कैसे तकसीम किया जाना है। सिंध असम्बली अक्सरियत राय से सूबे के मुस्तकबिल का फ़ैसला करेगी। मतलब तमाम के तमाम सूबों के अंदर बाकायदा ऐसे जो मुस्लिम अक्सरियत के सूबे हैं वहाँ ये अपना इलेक्शन करवाया जाएगा कि कौन, रेफरेंडम करवाया जाएगा कौन किसके साथ जाना चाहता है। सूबा सरहद और सलहट के अवाम पाकिस्तान या भारत में से किसी एक में शामिल हो जाएंगे। वो भी फ़ैसला जो है इस्तिस्वाब राय के ज़रिए, किसके? इलेक्शन के ज़रिए होगा। सिंध असम्बली ने पाकिस्तान में शामिल होने का फ़ैसला किया और सलहट और सरहद के लोगों ने भी पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया। 3 जून के मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए बरतानवी पार्लियामेंट ने 16 जुलाई 1947 को कानून आज़ादी हिंद को मंजूर कर लिया। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। अब आ जाना था तकसीम का मामला था। 16 जुलाई को कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अनाउंस कर दिया गया कि ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बनेंगे। इलाके तकसीम कर दिए गए, जिसके बाद सर रेडक्लिफ एक अवार्ड है, सर रेडक्लिफ अवार्ड के नाम से। वो क्या था कि पंजाब और बंगाल की असम्बलियों की तकसीम का फ़ैसला होने लगा तो बरतानवी हुकूमत ने सर रेडक्लिफ की सरबराही में एक हदबंदी कमीशन कायम किया। रेडक्लिफ वो शख्स था
जो ज़िंदगी में कभी भी हिंदुस्तान में आया ही नहीं था। उसको नहीं पता था कि हिंदुस्तान की हदूद क्या हैं, हिंदुस्तान में रस्म व रिवाज क्या हैं, हिंदुस्तान में लोग रहते कैसे हैं। सर रेडक्लिफ ने पेंसिल उठाई और लकीर मार दी कि यह हिस्सा पाकिस्तान का होगा, यह हिस्सा हिंदुस्तान का होगा। उसने ज़मीनी हक़ाइक़ को नहीं देखा। पंजाब की 2 और 3 रियासतें, जिसके अंदर फ़िरोज़पुर की रियासत आती है जो कि पंजाब के में थी, वो उसमें टोटल मुसलमानों की आबादी थी। पठानकोट मुसलमानों की आबादी थी, जिसको हिंदुस्तान को दे दिया गया। इसके साथ साथ राजस्थान और जूनागढ़ की बड़ी रियासतें थीं जहाँ मुसलमानों की बड़ी आबादी थी, वो भी हिंदुस्तान के हवाले कर दी गई। रियासत हैदराबाद जो टोटली मुसलमानों की रियासत है, हैदराबाद दक्कन जिसको हम बोलते हैं, वो पूरी की पूरी मुसलमानों की आबादी है और वो पाकिस्तान में शामिल हो चुकी थी। लेकिन हिंदुस्तान ने रातों रात उस पर कब्ज़ा किया और उसको हिंदुस्तान में ज़म कर दिया गया। बिहार की रियासत जहां मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी थी, जो कि मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला कर चुके थे, लेकिन चालबाजी ने वो रियासत भी हिंदुस्तान के हवाले की और बिहार कौम मजबूरन उनको नकल मकानी करना पड़ी और वो बांग्लादेश, जो मौजूदा बांग्लादेश है, बंगाल में जाकर आबाद हुए। यूपी की रियासत में बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की थी जिन्होंने मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला दिया, जिसने मुस्लिम लीग के हक़ में और पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला दिया, लेकिन उसको भी तकसीम नहीं किया गया। हम पढ़ते हैं आगे। रेडक्लिफ की सरबराही में एक हदबंदी कमीशन कायम किया गया, जिसमें पंजाब की हदबंदी के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदे जस्टिस मुनीर और जस्टिस दीन मोहम्मद, जबकि भारत की नुमाइंदगी मेहर चांद महाजन और जस्टिस तीजा सिंह ने थे, जो हाई कोर्ट के जज भी थे। बंगाल की हदबंदी के लिए पाकिस्तान की तरफ से जस्टिस अबू साले मोहम्मद और S.A. रहमान, मोहम्मद अकरम, जबकि भारत की तरफ से C.C. बसवास और B.K. मुखर्जी थे। तकसीम के वक्त वायसराय और उनके अमले ने कांग्रेस से गठजोड़ करके हदबंदी का फ़ैसला किया। जो अभी मैं आपको बता रहा था, ये एक साजिश थी, मिली भगत थी। कांग्रेस ने अंग्रेज़ों को मुकम्मल तौर पे अपने एतमाद में लिया हुआ था और उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलके रात के अंधेरे में ये फ़ैसला किया गया कि पाकिस्तान को कौन से इलाके दिए जाएंगे, हिंदुस्तान को कौन से इलाके दिए जाएंगे। तकसीम में रेडक्लिफ ने मशरकी पंजाब के मुस्लिम अक्सरियत के कई इलाके भारत में शामिल कर दिए। जैसा मैं अभी आपको बता भी रहा था कि नाइंसाफ़ी के तहत बहुत से ऐसे इलाके थे जहां मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी थी, उसको हिंदुस्तान के हवाले कर दिया। अच्छा, जब ये इलाके क्यों दिए गए थे, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। आज वो साजिश बेनकाब हो रही है। ये इलाके देने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? अगर पठानकोट और रियासत फ़िरोज़पुर को हिंदुस्तान के हवाले ना किया जाता, रियासत फ़िरोज़पुर शकरगढ़ के नज़दीक है, जो सियालकोट का इलाका है। सियालकोट की तहसीलें थीं, जिसमें से 1.5 तहसील को पाकिस्तान को दिया गया और 1.5 तहसील को हिंदुस्तान के हवाले कर दिया गया। उसकी वजह ये थी कि 3 दरिया सतलुज, ब्यास और रावी, ये तीनों दरिया उस मशरकी पंजाब की तरफ से गुज़रते थे, जिसमें रियासत पठानकोट, फ़िरोज़पुर, अमृतसर, यहाँ से होके ये दरिया गुज़रते थे। और इन तीनों इलाकों को, इन तीनों ज़िलों को या रियासतों को हिंदुस्तान के हवाले कर दिया गया। इसमें मौजूद तहसीलें भी जो थीं, उनमें से कुछ तहसीलें पाकिस्तान के हिस्से में आईं और बाकी सब की सब को हिंदुस्तान के हवाले कर दिया गया। अब उससे क्या नुकसान हुआ पाकिस्तान को कि इन 3 दरियाओं का जो पानी है वो हमेशा हमेशा के लिए उस पर हिंदुस्तान का कब्ज़ा हो गया। दरियाए सतलुज, अगर आप कभी पंजाब जाते हों तो बहावलपुर जब आप क्रॉस करोगे तो बहावलपुर से कुछ आगे, चंद किलोमीटर आगे, सतलुज दरिया का पुल आता है। नीचे आप देखोगे तो रेगिस्तान है। उस दरिया में अब पानी
बिल्कुल भी नहीं आता। क्यों? हिंदुस्तान ने वो सारे का सारा पानी रोक के उसका रुख बदली कर दिया। उसके बाद एक दरिया था, दरियाए ब्यास, जो पाकपत्तन से ऊपर का इलाका जिसको हम बाहवल नगर कहते हैं, बाहवल नगर से ये दरिया राजस्थान की तरफ, ये जो हमारा उमरकोट का इलाका आ जाता है या मीरपुर का इलाका आ जाता है, इस तरफ ये दरिया बहता था। इस दरिया का भी पानी टोटल हिंदुस्तान ने रोक लिया है और वहाँ उन्होंने डैम बना दिए। अब वो दरिया का नाम व निशान ही ख़त्म हो गया। वहाँ सिर्फ अब ज़मीन है, वो भी रेतली ज़मीन रह गई है। दरियाए रावी हेड सलवानकी से पहले हिंदुस्तान ने वो पानी रोक के उसका रुख बदली किया और उसके ऊपर भी उन्होंने डैम बना लिए हैं, जिससे ये पानी अब लाहौर से के नज़दीक से बंद हो चुका है। और ये दरिया वो दरिया था जो पंजाब, पूरे पंजाब में से गुज़रता था और इस दरिया को लाल पानी कहा जाता था, क्योंकि ये दरिया अपने साथ लाल रंग की मिट्टी लेकर आता था। और रावी दरिया के किनारे पे आबादी और जो खेत थे वो सबसे ज़रख़ेज़ हुआ करते थे। अब रावी दरिया का हाल ये है कि लाहौर से लेकर शोरकोट तक, जहाँ तक ये दरिया का आखिरी सिरा आता है, ये खुश्क हो चुका है। ये अब ये दरिया एक नहर के तौर पे इस्तेमाल होता है, जिसमें जंग के हेड त्रिम्मू के पास से एक नहर निकाली गई है। उस नहर हेड सिदनाही का इलाका आता है, वहाँ से एक नहर निकाल के इस दरिया में शामिल की गई है, ताकि इसके किनारे पे मौजूद जो आबादी हैं उनको पानी मुहैया किया जा सके। अब ये 3 दरिया ऐसे हैं जिन पे मुकम्मल तौर पे हिंदुस्तान का कब्ज़ा हो चुका है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक घिनौनी साजिश थी, जिसके तहत ये इलाके जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हिंदुस्तान के हवाले किए गए, ताकि मुस्तकबिल में पाकिस्तान हिंदुस्तान का क्या रहे, ताबेदार रहे। पानी के लिए हिंदुस्तान किस तरफ देखना पड़े। अल्लाह। इसके साथ साथ तकसीम में, जैसे मैंने आपको बताया कि रेड क्लिफ ने मशरक़ी पंजाब के मुस्लिम अक्सरियत के कई इलाके भारत में शामिल करके एक जानिब पाकिस्तान को सतलुज, ब्यास और रावी के पानी से महरूम किया, तो दूसरी जानिब भारत की सरहद को कश्मीर के साथ मिला दिया। अगर पठानकोट का इलाका, फ़िरोज़पुर का इलाका, अमृतसर पाकिस्तान को मिल जाता, तो कश्मीर की जो रियासत है उसके लिए हिंदुस्तान से जाने का कोई रास्ता था ही नहीं, वो मुकम्मल का मुकम्मल पाकिस्तान में शामिल हो जाता। अब इन्होंने ये हरकत की तो जम्मू की रियासत से हिंदुस्तान कश्मीर की तरफ चला गया, और जिस पे बाद में 1948 में हिंदुस्तान ने कश्मीर पे कब्ज़ा कर लिया। पाकिस्तान और भारत की गैर मुनसिफाना तकसीम से नफ़रतों की दीवार और ज़्यादा मजबूत हो गई, और दोनों कौमों के दरमियान अमन और सुकून की बजाय इंतकामी जज्बे फ़रोग़ पाने लगे, जो आज तक मौजूद हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद बड़े सग़ीर फ़िरका वाराना फसादात की लपेट में आ गया। पंजाब, दिल्ली और बिहार में वसी पैमाने पर फसादात हुए, जिनमें 15 लाख अफराद कत्ल हुए, 50,000 ख़वातीन अगवा हुई और 1 करोड़ से ज़ायद अफराद को तर्क वतन करना पड़ा, यानी अपना मुल्क छोड़ के पाकिस्तान आना पड़ा। नौज़ायदा मुमलिकत में इतनी बड़ी तादाद में मुहाजिरीन को संभाला देना मुश्किल था। कश्मीर को अवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भारत में शामिल कर दिया गया, जबकि जूनागढ़ और मन्नावा की 2 रियासतों को ताकत के बलबूते पर कब्ज़े में ले लिया गया। आज़ादी के वक्त बड़े सग़ीर में तकरीबन 450 के करीब नीम खुद मुख्तार रियासतें थीं, जिनको कहा गया कि वो चाहें तो आज़ादी ले सकती हैं, या वो चाहें तो पाकिस्तान या भारत में से किसी एक को पसंद करके उसमें शामिल हो सकती हैं। कश्मीर और हैदराबाद की रियासतों ने आज़ाद रहने का फ़ैसला किया। पाकिस्तान बनने के बाद कश्मीर के मसले पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान 3 जंगें हुईं। भारत इस मसले को ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर गया, जहाँ आज भी सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मसला कश्मीर हल तलब है। आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक था कि पाकिस्तान बनाने के लिए मुसलमानों को कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी,
और किस किस तरीके से जाके साजिशों के जाल बुने गए और पाकिस्तान बना, वो पाकिस्तान जो बिखरा और टूटा हुआ पाकिस्तान था, वो हमें मिला।